हेलो, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि जितने भी 15 क्वेश्चन हमने किए उसमें से ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, मैग्नेट वगैरह के सवाल हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे। अब पीवाईक्यूज में जब जब आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, तो लास्ट 15 सवाल हमने बनाए थे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब आया था ज्यादातर, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे जो सवाल आगे आए हैं उन्हें हम कैसे टैकल करेंगे और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम लास्ट वाला जो सवाल किए हैं अब जो करने वाले हैं वो एड ऑन है। 16 से शुरू कर रहे हैं, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके आज हम 30 तक पहुंचेंगे। 15 सवाल आज भी हम देखेंगे और उनका सोल्यूशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हमें सोल्यूशन करना है। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है गिवन बिलो। कह रहा है कि वी वर्सेस आई ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? वी वर्सेस आई ग्राफ दिया हुआ है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन। हर एक पीएन जंक्शन के लिए डिफरेंट ग्राफ दिया हुआ है, मार्क्ड ए बी सी डी, ऐसा मार्क्ड है भाई। तो आई वर्सेस भी ग्राफ दिया हुआ है, आई वर्सेस भी ग्राफ दिया हुआ है, और यहां भी आई वर्सेस भी और यहां भी आई वर्सेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लो कि ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है भाई, ये सी है और ये डी डायग्राम है। ठीक, तो कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछ रहा है। फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन, फिर कह रहा है जेनर डायोड, फिर कह रहा है फोटो डायोड, और फिर कह रहा है सोलर सेल। फिर क्या कह रहा है? सोलर सेल। कह रहा है कि फॉरवर्ड बायस को कौन दिखा रहा है? सही है, इसको बोलते हैं अग्र पीएन जंक्शन, अग्र पीएन जंक्शन। ठीक है, जंक्शन। ठीक, अग्र पीएन जंक्शन, इसके बारे में मुझे देखना है। एक मिनट जस्ट। अच्छा ध्यान दीजिए भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो फॉरवर्ड बायस कुछ ऐसे ही बनता है, आई और यहाँ पे तुम्हारा वी, और ये मिली एम्पियर में होता है। और जब रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स बायस में कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। सही, तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम बोल सकते हैं कि डी वाला जो है तुम्हारा वो फॉरवर्ड बायस को दिखा रहा है। डी वाला किसको दिखा रहा है भाई? फॉरवर्ड बायस को दिखा रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें किसका? जेनर डायोड। तो जेनर डायोड होता है कि एक ऐसा पोटेंशियल, रिवर्स बायस में एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे ब्रेक डाउन हो जाए ना, वो जो बीच में पीएन जंक्शन में एक डिफ्लेक्शन लेयर बनता है, उस डिफ्लेक्शन लेयर का ब्रेक डाउन हो जाए तो उसमें जो पोटेंशियल हम यूज करते हैं वो होता है तुम्हारा जेनर पोटेंशियल। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से शार्प टर्न हुआ है, तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा वी जेड। ये क्या हो जाएगा? वी जेड। उसके पहले थोड़ा ना थोड़ा करंट होता है, बट जैसे ही क्या होता है वी जेड पहुंचता है, करंट अचानक से माइक्रो एम्पियर में चेंज होता है, तो वो पोटेंशियल जिसपे डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाती है एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं जेनर पोटेंशियल। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनर पोटेंशियल, सॉरी जेनर डायोड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? जेनर डायोड को। ठीक है, अब बात करते हैं आई वर्सेस भी। अब यहां पे ध्यान दो। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये है तुम्हारा एक तरीके से, ये तुम्हारा हो गया सोलर सेल का डायग्राम। देखो यहाँ पे देखो, डी हो गया सी, तो डी हो गया भाई सी। अब उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो ये वाला जो पहला डायग्राम है ये है फोटो डायोड का भाई, और ये जो डायग्राम है वो है तुम्हारा सोलर सेल का, सोलर सेल का। तो ये सब किताब में आपका डायग्राम बना होगा, जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं उसी के अंदर ये सारे डायग्राम्स बने होते हैं कि फॉरवर्ड बायस का डायग्राम कैसा होगा, जेनर डायोड का कैसा डायग्राम होगा, सोलर सेल का कैसा होगा, फोटो सेल का कैसा होगा, आई वर्सेस भी ग्राफ, तो किताबों के अंदर बना होता है। और थ्योरी क्लासेस हम जब पढ़ेंगे तो उस टाइम भी हमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा ग्राफ बनता है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये है हाँ कि अ करेंट कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, बेंट एज सोन इन द फिगर, इन प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, डेट इमर्ज नॉर्मली आउट, जो कि बाहर की तरफ है, फ्रॉम द प्लेन ऑफ द फिगर, फोर्स ऑन द वायर। कह रहा आकृति में दिखाए गए अनुसार आई धारा प्रवाहित हो रहा है तार के अंदर, करने वाला एक तार है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में मुड़ा हुआ है, जो आकृति के तल के
अभिलंब होता है, यानी थीटा 90 डिग्री है। इस तार पर लगने वाला बल, तो हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। जब किसी तार के लंबाई पे बल पूछेगा, जब किसी तार यानी वायर के लेंथ पे बल पूछेगा, फोर्स पूछेगा, तो हम लगाते हैं F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो आई होप आपने ये पढ़ा होगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो आई की जगह तो आई रखोगे, बी की जगह बी रखोगे, एल की जगह इंपॉर्टेंट है, और साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, साइन 90 हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा, 90। अच्छा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, करंट ऐसे होते हुए यहां जा रहा है। अब यहाँ पे जो एल होता है ना, ये तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ होता है। कैसा लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ मतलब एक तरीके से कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो P से स्टार्ट हुआ था वायर और कहां खत्म हुआ, Q पे। तो यहां पर जो लेंथ होगा वो तुम्हारा एक तरीके से ये वाली लेंथ होगी, यहां से लेके, एक सेकेंड जस्ट वेट, ये वाला लेंथ तुम्हारा होगा इफेक्टिव लेंथ। ये कौन सा होगा, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, जो कि किसके बराबर होगा, यहां से यहां आर हो गया, ये भी आर हो गया, और यहां से यहां 2r। तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल 4r। टोटल कितना हो जाएगा, 4r। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 4IBr, 4IBr। समझ आ रहा है बात, 4IBr। अब देखो 4IBr कौन सा ऑप्शन में, तो इसमें है भाई BI ब्रैकेट में 2r प्लस पाई r। अच्छा, 4BIr ऊपर वाले ऑप्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं, 3 तो होगा नहीं, और 2 पाई भी नहीं होगा। याद रखना, इफेक्टिव लेंथ होता है। लेंथ कैसा होता है, इफेक्टिव होता है इस केस के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। चलिए, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। इसमें नॉर्मली फॉर्मूला लगाना था, और फॉर्मूले में जो एल होता है वो एल इफेक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या ही पढ़ा है, एफ बराबर आई बी एल। लेकिन जब एल पढ़िएगा तो एल इफेक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा, और क्वेश्चंस भी समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 35 सेकंड का सवाल है। आपने देखा कि अच्छा लेंथ कितना है, बात खत्म, उसके बाद वैल्यूज रखा, सॉल्व हो गया। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है भाई आपसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ इक्विलैटरल प्रिज्म। कह रहे हैं एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो प्रिज्म बना लेते हैं भाई। वैसे बनाना जरूरी नहीं है एग्जाम में, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इक्विलैटरल प्रिज्म में मतलब प्रिज्म एंगल तुम्हारा 60 डिग्री होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू इज इक्वल टू √2। तो म्यू इज इक्वल टू √2 हो गया। कह रहा था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी वो पूछ क्या रहा है, डेल्टा एम के बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा है एक संबाहु त्रिभुज है भाई, सबका एंगल कितना होगा 60, तो प्रिज्म का कोण भी कितना हो जाएगा 60। पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है √2, उस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा एम। तो हमें एक रिलेशन पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई क्या, साइन ए बाई 2। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और डिवाइड बाई, ठीक है, साइन ए बाई 2। तो अगर मैं देखूं तो म्यू की वैल्यू कितना, √2 साइन ए प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ए हो गया आपका 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम हमें निकालना है डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई साइन 60 बाई 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, √2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री और प्लस डेल्टा एम बाई 2 और डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दो, रूट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री और प्लस डेल्टा एम बाई 2। रूट साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये √2 हो जाएगा। और 1/√2 क्या होता है, साइन 45
डिग्री इज इक्वल टू साइन, ठीक है, 60 डिग्री और प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 90 डिग्री माइनस ये वाला 60 इधर शिफ्ट कर दो, डेल्टा एम इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। डेल्टा एम कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई, एक तरीके से ये हमारा क्या हो गया आंसर, डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे नॉर्मली जो आप फार्मूला चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं उसी फार्मूले का यूज कर लिया गया है कि म्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 या साइन ए बाई 2 हो जाएगा। तो √2 बराबर साइन 60 प्लस ये सॉल्व कर दिया और हमें वैल्यू मिल गया डेल्टा एम का कितना, 30 डिग्री। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। कैसे हमने सवाल को सॉल्व किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, पढ़ा, सवाल लगा दिया, सॉल्व करके आंसर बता दिया, काम खत्म। इससे आसान नहीं सवाल आते हैं, फटाफट आप कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, वो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आए हैं और उसे हमें कैसे टैकल करना है या सॉल्व करना है, ठीक है। कह रहा है अगला सवाल, ये तो बहुत इजी सवाल है, इसको इजी कैटेगरी में रखिए। इजी सवाल क्या बोल रहा है सवाल, ध्यान ध्यान से सुनिए। कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो आप जब स्टार्ट करते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी पूर्णांक संख्या का स्थानांतरण विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यू बराबर एनई। क्यू बराबर होता है एक्चुअली में प्लस माइनस एनई, प्लस माइनस एन इंटू ई होता है, जहां एन किसको दिखाता है भाई, इंटीजर को। किसको दिखाता है, इंटीजर को, ठीक है, इंटीजर को। तो ये किसका मल्टीपल होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका मल्टीपल होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स। द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया था। किससे आया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया था, ठीक। तो बहुत आसान सवाल था, पढ़ा, फटाक से आंसर लगा दिया, 5 नंबर मिल जाएंगे बढ़िया से, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं भाई। अभी तक हमने सवाल कर लिया, पहले थोड़ा कुछ और चीजें शेयर कर देता हूँ। CUT UG की तैयारी यहाँ रैंकर COG क्वेयर में ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। अभी आप ऑनलाइन मोड पे ही देख रहे हैं हमें, तो ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हैं, चाहते तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के अंदर आपकी विशेषताएं ये हैं कि आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड PDF नोट्स मिलेगा और उसके साथ साथ आपको बुक्स और मटेरियल मिलेंगे। उसके बाद अगर डाउट सॉल्विंग है तो डाउट भी आपको सॉल्व करके दिया जाएगा ऑफलाइन में। ऑफलाइन में दोनों चीजें होती है, रिकॉर्ड भी होता है, आप ऑफलाइन में पढ़ते भी हैं और उसका नोट्स भी वगैरह, नोट्स ये सब भी आपको मिल जाता है, सही। और ऑनलाइन में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में PDF नोट्स और उसके बाद जो भी PYQs हैं, जो भी आपके मटेरियल्स हैं, उनको आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसको आराम से प्रिंट करा के कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक, समझ आए। और कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 9415190556 या 8877415332 पे आप संपर्क करके देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं अपने डाउट्स कि ऑफलाइन मुझे कैसे ज्वाइन करना है, ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना है। ये चीजें यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हाँ वो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे। टेस्ट सीरीज में आपके डेली बेसिस पे भी टेस्ट होंगे, मंथली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी, और जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फुल सिलेबस टेस्ट भी आपके होने लगेंगे, ठीक। चलिए तो आगे बात करते हैं। हाँ, अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ये है रैंकर्स एजुकेयर का ऐप, आप इस पे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। समझ आ रहा है बात, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, ध्यान दीजिए आगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहे हैं व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, कितना स्लैब 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया किसको, 4 सेंटीमीटर का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है 4 mm, सॉरी 4 mm का एक डाइलेक्ट्रिक
स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आगे बात कर रहा है ऑफ सेपरेशन 4 mm, ठीक। इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय कितना 3.2 mm टू रीस्टोर द कैपेसिटी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को वापस से ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचाने के लिए इसको फिर से कितना बढ़ा दिया गया 3.2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया गया। सही। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल आपसे पूछ रहा है। तो इनिशियल केस में अगर मैं ध्यान दूं, ध्यान दीजिए, इसका डिस्टेंस ये है। अगर मैं बात करूं इनिशियल केस में कैपेसिटेंस कितना होगा, जब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है, एयर है, उस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नॉट बोल देते हैं इसे, वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हो गया तुम्हारा डी डिस्टेंस, और ये क्या हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ द प्लेट। सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब कह रहा है कि इसके अंदर डिस्टेंस को हमने कितना इंक्रीज कर दिया भाई, 3.2 mm से इंक्रीज कर दिया ना। हाँ, तो पहले 4 था। अच्छा, C इज इक्वल टू आपने ये पढ़ा होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी और प्लस टी बाई कितना के। ठीक है, चलो। व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 4 mm, it is found to the distance between the plates to be increased by 3.2 mm to restore the capacity of its original value, the dielectric constant of the material। ठीक है, तो C नॉट इज इक्वल टू इतना हो गया। तो अगर मैं यहां ध्यान दूं, एक सेकेंड, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। चलो, तो बताओ अगर मैं क्या करूं, C इज इक्वल टू लिखूंगा तो ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 4 mm था, 4 mm से बढ़ा दिया गया कितना, स्टोर करने के लिए सेम, ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे चलो, ठीक है। तो कितना था 4 माइनस 3 पॉइंट कितना 2, पहले कितना था 4 था, पहले कितना था 4, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया भाई 3.2 बढ़ा दिया गया। सही है, टू स्टोर। अच्छा, पहले टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7.2, टोटल कितना हो जाएगा 7, कुछ डाटा मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देख लेंगे लास्ट में, आगे बढ़ते हैं, पहले इनको देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी कितना लिखा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो कॉपर बॉल है, डेंसिटी कितना है भाई उसका 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और उसका डायमीटर कितना है भाई 1 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस कितना होगा कॉपर का 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डेंसिटी, ऑयल की जो डेंसिटी है, ये तो डेंसिटी किसका है कॉपर का, ऑयल का डेंसिटी कितना है भाई 0. ये हार्ट्स वाला भाई थोड़ा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है। द चार्ज ऑन द बॉल इफ इट इज रिमेन्स सस्पेंडेड इन द ऑयल, मान लो यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे बॉल है तुम्हारा, सही है। तो बॉल ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर है तो बायोंसी फोर्स लगेगा एक, और नीचे क्या लगेगा mg। अब कह रहे हैं कि जो बॉल है रिमेन सस्पेंडेड है ऑयल में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 600 नैनो वोल्ट पर मीटर, 600 नैनो वोल्ट पर मीटर एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रहा है ऊपर की तरफ, सही। तो इस पर एक और फोर्स लग जाएगा इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया है, तो एफ इलेक्ट्रिक भी अप्लाई हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो ठीक है। कह रहा है कि 8 ग्राम पर सेकेंड नहीं है, सीसी है यहाँ पे, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब यानी पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व तो दिया है 1 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तांबे की गेंद को 0.8 ग्राम पर सेकेंड घनत्व वाले तेल में डुबाया गया है, सही है। यदि गेंद को ऊपर की ओर कार्यरत 600 नैनो वोल्ट पर मीटर की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में निलंबित रखा जाए तो गेंद पर आवेश होगा। इस पर जो चार्ज है वो हमें निकालना है, कितना चार्ज
होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये जो भी बॉल है, बॉल पे क्या लगेगा, पहले लिक्विड के अंदर है तो बायोन्सी फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। इसका मतलब एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस एफ बायोन्सी, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एफ बायोन्सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा mg। तो अगर मैं एफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो mg और माइनस क्या हो जाएगा, एफ बायोन्सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई, एफ क्या होता है, क्यू ई इज इक्वल टू क्या, mg माइनस बायोन्सी फोर्स यानी रो वी जी। और रो किसका रहेगा, ऑयल का, सही है। वी किसका है, ऑब्जेक्ट का। तो अब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मुझे ई चार्ज निकालना है तो क्यू डी बराबर क्या लिखूंगा, एम जी माइनस रो नॉट वी जी और डिवाइड बाई क्या, ई, डिवाइड बाई क्या लगा देंगे, ई, ठीक है। चलो यहां तक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि Q बराबर एम जी माइनस रो वी जी डिवाइड बाई ई है, तो हमें सबसे पहले मास निकालना है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट निकलेगा, एक सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रो कैसे निकलेगा भाई, हमें पता है रो ऑफ पता है मुझे कॉपर, रो ऑफ कॉपर बराबर क्या, मास ऑफ द कॉपर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द कॉपर। तो मास ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू रो ऑफ कॉपर, जिसको मैं m बोल देता हूं सीधे, इनटू वॉल्यूम ऑफ द कॉपर। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कॉपर स्फीयर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर हमने निकाला था कॉपर का आर कितना था, 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 इंटू 10⁻³ क्या, -3 का क्यूब। एक सेकेंड इधर लिख देता हूँ, VC इज इक्वल टू 4/3 पाई और 5 इंटू 10⁻³ का क्यूब, सही है। कितना आ जाएगा ये बताओ, 4/3 पाई, 5 का क्यूब 125, हाँ 125 और इंटू 10⁻³ कितना, -9, सही है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रो में, तो रो कितना दिया है भाई, 8 ग्राम दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 इंटू 10⁻³ kg हो गया, पर सेंटीमीटर क्यूब है यानी -10⁻⁻6, तो बन जाएगा मीटर क्यूब। और इंटू में ये वाली वैल्यू 4/3 पाई और इंटू में कितना 125 और इंटू 10⁻⁻9। अब उसके बाद क्या करोगे देखना जरा, 4/3 पाई को आगे कर लो, सही है। ये कैंसिल 10⁻⁻3, इससे ये कैंसिल 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4/3 8 इंटू 125 और इंटू 10⁻⁻6। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा भाई, 125 गुणे 4, 125 गुणे 4 500, 500 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 4000, 4000 डिवाइड बाई 3 पाई इंटू 10⁻⁻6। कितना आ जाएगा ये, 4/3 पाई इंटू 10⁻⁻3, ये kg आ जाएगा मास। अब इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, Q इज इक्वल टू mg माइनस रो ऑयल Vg डिवाइड बाई क्या, E डिवाइड बाई E। तो Q बराबर अगर हम देखें तो mg आपका कितना हो जाएगा भाई, m हमने निकाल ही लिया, कितना 4/3 पाई इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई E था भाई, और इंटू में g का वैल्यू 10 माइनस रो ऑफ द ऑयल कितना है 0.8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻6, ये कैंसिल 10⁻³ ऊपर चला जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, ठीक है। कितना आ जाएगा +3, 0.8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, सॉरी +3 और इंटू में v की वैल्यू 4/3 पाई और इंटू में 125 इंटू में 10⁻⁻ कितना -9 और होल डिवाइड बाई कितना है भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई
600 नैनो वोल्ट पर मीटर। तो 600 इंटू 10⁻⁴ कितना, -9। ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद Q की वैल्यू आपकी आएगी 2 इंटू 10⁻⁵ कूलम। और ये बहुत हार्डेस्ट सवाल है ना, ऐसा सवाल तो जेईई एडवांस में आता है। ठीक, तो ये सवाल अचानक से इसमें आ गया था, तो इस सवाल को छोड़ना ही ज्यादा बेहतर था कंपेयर टू अटेम्प्ट करना। कंपेयर टू अटेम्प्ट करने से इसका ज्यादा बेहतर था कि आप इस सवाल को छोड़ दे। ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या होता है, इस सवाल को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बात करते हैं। ओके, ठीक है, आगे आगे बात करते हैं भाई। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि आपका एक मेटल वायर है, अ मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। कह रहा है कि जब हम एक वायर है, इस वायर को क्या कर रहे हैं भाई, एक तरीके से हीट कर रहे हैं। एक तरीके से भाई क्या कर रहे हैं, हीट यानी उष्मा दे रहे हैं इसे। एक धातु के तार पर एक नियत विभवांतर है, विभवांतर फिक्स है भाई। जब धातु के तार का तापमान बढ़ाया जाता है, इसका हीट यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स फील कीजिए, मान लीजिए ये ऐसा है, अगर मैं ये प्लेट है एक तरीके से मान लीजिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैंने इसको हीट किया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से आपस में टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से टकराएंगे तो इनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई। थर्मल वेलोसिटी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में टकराना। तो ज्यादा, जैसे पानी उबाल मारता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से गति करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, तो थर्मल वेलोसिटी तो बढ़ेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपने पढ़ा है तो भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी होता है, ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इनटू टाउ। टाउ क्या होता है तुम्हारा, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। और जब इलेक्ट्रॉन्स आराम आराम से टकरा रहे थे तो उस समय ज्यादा टाइम था रिलैक्सेशन में, और जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से टकराने लगे, इलेक्ट्रॉन्स का जो टकराने के बाद जो रिलैक्सेशन टाइम था वो कम हो गया, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया तो वीडी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी थर्मल वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस नहीं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस नहीं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डिक्रीज होगा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, इंक्रीज। समझ आया बात, यहां तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब बात आपको समझ आ गई होगी कि कैसे सवाल आए हैं और हमें कैसे उनको टैकल करना है। ठीक है, आगे अगला बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है हमारे पास, हाँ रेजिस्टेंस का सवाल है भाई। अब रेजिस्टेंस से सवाल को कैसे टैकल करना है इसको देखिए जरा। देखिए अभी तक हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आए हैं, कैपेसिटर से सवाल आ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड का एक सवाल आ चुका है। तो वो हम कर सकते हैं। कैपेसिटर वाले में थोड़ा डाउट है तो वो देख लेते हैं, अभी लास्ट में देखेंगे उसको कैसे करना है हमें। ठीक है, फॉर द गिवन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। कह रहा है ए और बी पॉइंट के बीच प्रतिरोधों के बीच दिए गए मिश्रित संयोजन के लिए बिंदु ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध की गणना करो। ए और बी के बीच, तो यहां ध्यान दो, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 8 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, 12 ओम है, 6 ओम है। सही है, तो हमें इनके बीच क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो ध्यान दो, ये जो 4 ये 4 है दोनों, ये 4 और ये 4 किसमें, सीरीज ना। सबसे पहले ऊपर से नोक से सॉल्व करेंगे। 4 4 किसमें, सीरीज। तो सीरीज में तो कितना आ जाएगा भाई, 8 ओम। अब ये 8 ओम, इन दोनों का 8 ओम और ये वाला 8 ओम एंड 8 ओम किसमें हो जाएगा अब, पैरेलल।
अगर पैरेलल में है कितने आ जाएंगे भाई, दो जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो उनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है उनका जस्ट आधा, ठीक, 1/8 प्लस 1/8 यानी 2/8, 2/8 यानी 1/4, और 1/4 मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इन सबको सॉल्व कर लिया तीनों को, फिर से 4 आ गया, 4 प्लस 4, ये 4 और ये 4 मिलकर कितना हो जाएगा 12। देखो ये 4, अब 3 4 हो गए, एक ये वाला 4, एक ये वाला 4 और इन सबका 4, 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम, ये मिलकर कितना हो जाएगा 12 ओम। ये 12 ओम हो गया, इतना कितना हो गया 12 ओम, तो 12 ओम और ये 12 ओम फिर से पैरेलल हो जाएगा। ये सब कितने किसमें थे, सीरीज में, ये सब किसमें थे, सीरीज में, और ये 12 ओम किसमें हो गया, सीरीज में, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक बात। उसके बाद 12 ओम और 12 ओम मिलकर कितना हो जाएगा, ये 12 ओम, अरे सॉरी ये 12 ओम और इसके साथ एक और 12 ओम है, वो भी मिलकर कितना हो जाएगा भाई 6 ओम, क्योंकि ये पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल, ठीक, यही देख लो, ये 4 4 8, ये 8 और ये 8 मिलकर कितना 4 ओम, फिर ये 4, ये 4 और ये 4 मिलके 12 ओम, फिर ये 12 और 12 मिलके कितना 6 ओम, 6 6 12 6 18, तो नेट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 18 ओम। तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, है सही। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। ठीक है, इसको देखते हैं 1 मिनट, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते रहिए भाई, देखते रहिए। चलिए भाई ध्यान दीजिए, आगे आगे बात करते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है आपका, देखिए जरा ध्यान दीजिए, कह रहे हैं सेल ऑफ ईएमएफ दिया हुआ है 1.1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कितना दिया हुआ है 0.5 ओम इज कनेक्टेड टू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 ओम। आगे अनदर सेल ऑफ दिस सेम ईएमएफ, दोनों का ईएमएफ सेम है, is now connected in series with the intention of increasing the current, but the current in the wire remain same। current क्या रहता है, सेम रहता है। the internal resistance of the second cell will be, सही, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमें ये पता करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 1.1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल्ब और 0.5 वाला आंतरिक प्रतिरोध वाला एक सेल 0.5 ओम प्रतिरोध वाले एक तार से जुड़ा है। अब समान विद्युत वाहक बल वाला एक अन्य सेल धारा बढ़ाने के उद्देश्य से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, लेकिन तार में धारा क्या है, समान रहती है। दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए, तो समझो जरा। सबसे पहले एक सेल था, एक सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस था, उसमें कुछ करंट था, तो हमने ये सोचा कि ऐसा कि एक सेल और ऐड करते हैं सीरीज में, श्रेणी क्रम में, ताकि करंट की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज। बट करंट तो इंक्रीज हुआ नहीं, तो दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा हमसे ये पूछा गया। तो पहले अगर हम पहले करंट निकालें इनिशियल फेज में, तो ध्यान दो करंट कैसे निकलता है, E डिवाइड बाई
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इससे निकलता है। तो पहले करंट कितना था ये निकाल लेते हैं। तो 1.1 और रेजिस्टेंस कितना था 0.5 का, इंटरनल भी कितना है 0.5, तो 0.5 और प्लस 0.5, तो ये आई कितना आ जाएगा 1.1 और डिवाइड बाई 0.5, 0.5 1 आ जाएगा, तो आई बिकम्स 1.1 एम्पियर। तो आई की वैल्यू आ जाएगा 1.1 एम्पियर। ठीक है, तो अभी इतना था, लेकिन बैटरी अब चेंज हुआ तो ई इक्विवेलेंट निकाल लो, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हैं। तो ई प्लस ई यानी कितना हो जाएगा 1.1 और प्लस 1.1 यानी कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। सही है, सॉरी 2.2 हो जाएगा। ठीक, तो बात हुआ कि ये करंट कितना हो जाएगा भाई, करंट सेम ही था, इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई आर प्लस कैपिटल आर। सही है, अब बात करते हैं हम कि जब हमने सीरीज में ऐड किया तो यहाँ आर इक्विवेलेंट ये कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, करंट तो 1.1 ही रहा, ई इक्विवेलेंट हो गया 2.2, ये हो गया 0.5, आर इक्विवेलेंट में हो जाएगा 0.5 पहले वाले का और दूसरा का हो जाएगा आर। यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा था, यहाँ पे ये बैटरी थी, बैटरी के साथ ऐसा कनेक्शन था, इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था। और यहाँ पे कैसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा, ये भी ई है और ये भी कितना है ई है, और इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये आर और ये कैपिटल आर, तो वही किया। अच्छा ये R1 मान लो और इसको R2, तो इसको थोड़ी देर के लिए R2 बोल दिया, तो 1.1 ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो 2 और ये 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 बाई 0.5 1 हो जाएगा, ये R2 इसको इधर शिफ्ट कर दो, 1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2, तो R2 बिकम्स वॉट 2 माइनस 1 यानी 1 ओम। इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसमें ऑप्शंस गड़बड़ है, एक सेकंड, अरे 10 नहीं है भाई, ये 1 ही है, नॉट 10, एक सेकंड, ये ऑप्शंस थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ 1 है। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये बात कैसे करना है, हमें कैसे टैकल करना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई, 24 तक हम पहुंच गए, अगले 5-6 सवाल और देखने हैं हमें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूं, जब आप रैंकर्स एजुकेयर ज्वाइन करेंगे तो आपको बुक्स भी मिलेंगी प्रिंटेड फॉर्म में, जिसमें आपको मटेरियल मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, और उसके साथ आपका लैंग्वेज जीटी, जनरल टेस्ट के अंदर आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और साथ में जीएस, इन सभी का आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मटेरियल सारा हम लोग के हाथ द्वारा बनाया गया है, सब हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, सारे नोट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मटेरियल मिलेगा, और ऐसा ही मटेरियल आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तब। ठीक है, चलिए आज के लिए ये बात करते हैं, ये हो गया आज इतना, इसके आगे बात करते हैं भाई, ध्यान दीजिए। अब बात कर रहे हैं आगे, ये सवाल बढ़िया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर एंड एस आर 4 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 333 और 4 ओम रेस्पेक्टिवली, they are connected to form the 4 arms of a Wheatstone bridge। क्या बनाना है, Wheatstone bridge circuit, the resistance with which S must be shunted in order that bridge may be balanced। ब्रिज कैसा बन जाए, बैलेंस्ड बन जाए, तो कितना ऐड करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो मैं एक बात करूं कि ऐसा है तुम्हारा, इसको टिल्टेड कर सकते हैं क्या, ठीक है चलो, और यहाँ पे भाई ब्लैक वाला थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए, और एक स्पेस यहाँ, और एक स्पेस यहाँ। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ लग गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये हो गया पी क्यू और आर और एस। कह रहे जो P है वो भी 3 ओम है,
क्यू भी 3 ओम है और ये भी कितना है 3 ओम। यस जो है वो 4 ओम होता, एस कितना होता 4 ओम। बट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एस इफेक्टिव कितना होगा, कितना होना चाहिए एस को, है तो 4, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 3/3 पी बाई क्यू, हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ पे तुम्हारा एक गैल्वेनोमीटर कह दो लगा होता है जिसके अंदर कितना होता है रिफ्लेक्शन 0 यानी करंट 0 दिखता है। तो पी बाई क्यू बोल सकते हो या पी बाई आर भी बोल सकते हो। तो 3/3 इज इक्वल टू 3/s इफेक्टिव, तो ये कैंसिल 1 आ जाएगा। तो एस इफेक्टिव होना कितना चाहिए 3, लेकिन दिया कितना है 4, दिया कितना है 4। इसका मतलब ये है कि एस इफेक्टिव के पैरेलल में ये सॉरी, इसका मतलब ये है कि 4 के पैरेलल में, 4 ओम के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस R जोड़ दूंगा तो उसका आंसर कितना आना चाहिए 3। इसके पैरेलल में देखो मुझे यहां आना कितना चाहिए 3, लेकिन क्या है कितना रहा है 4। तो 4 को डिक्रीज करना है, 4 को अगर डिक्रीज करना है तो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ोगे, और संट हमेशा पैरेलल में ही जोड़ दिया करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 और प्लस 1/r कितना आना चाहिए मेरा 1/3। तो 1/4 प्लस 1/r, तो इसको शिफ्ट करो 1/r निकालो, 1/r बिकम्स व्हाट 1/3 माइनस 1/4। तो 1/r इज इक्वल टू कितना 4 3 जा 12, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू कितना 1/12। तो r बिकम्स कितना 12 ओम, यानी संट में 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। किसमें ऐड करना पड़ेगा पैरेलल में ऐड करेंगे तब जाके वो सोल्यूशन देगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, तब जाके हमें क्या मिलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल है। वापस से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल था भाई, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके जस्ट पहले ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल था। हाँ ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। इसके पहले ये तो बहुत हार्ड सवाल था, जे एडवांस में ऐसा सवाल आता है तो उसकी बात ही नहीं करनी है। हाँ ठीक है, ये वाला सवाल अभी कर ही लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं जरा क्या लिखा है स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि जब गैप कितना था 4, तो उस समय कैपेसिटेंस कितना होगा भाई A/0/d, डी की वैल्यू कितना दे दिया उसने 4। अब कह रहा है कि जो d डैश है पहले 4 था, अब 3.2 बढ़ा दो, 3.2 क्या करो बढ़ा दो, सही है। d डैश को अगर 3.2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 7.2, सही है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं c बराबर, तो c बराबर क्या होता है A/0 d डैश लिखोगे यहाँ पे क्योंकि लेंथ बढ़ाया है, d डैश माइनस टी और प्लस टी बाई के। तो इसको लिखूंगा सॉरी A/0 डिवाइड बाई d डैश के जगह 7.2 और कितना इंसर्ट किया था 4, और 4 कंप्लीटली भर गया था, सेपरेशन 4 ही था पहले, 4 भर भी गया था, प्लस 4/k हो जाएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्विवेलेंट कर लो, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि कह रहे हैं कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए, जितना पहला था उसी लिए तो गैप बढ़ाया था ताकि बाद का कैपेसिटेंस भी पहले के कैपेसिटेंस के बराबर हो जाए। तो A/0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू A/0 और डिवाइड बाई कितना 7.2 और माइनस 4 3.2 प्लस 4/k हो जाएगा। सॉरी A/0 से A/0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 3.2 प्लस 4/k, इधर भी 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, इसको इधर शिफ्ट करो 4/k इज इक्वल टू 4 माइनस 3.2, 4/k इज इक्वल टू 0.8। तो k इज इक्वल टू कितना 4/0.8, यानी k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। और ये भी थोड़ा हार्ड सवाल है, ऐसा सवाल जेईई मेंस वगैरह में पूछा जाता है।
बट 2024 में एक पेपर बना था, सिंगल पेपर, इसलिए उसमें क्वेश्चंस थोड़े हार्ड आए थे, थोड़े सोच समझकर छाट पीट कर क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े हार्ड थे, जिसमें क्या करता है थ्योरी में फंसा देता है कि ये कर दिया तो कैसे होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल बहुत हार्ड था भाई, इसमें कोई बात ही नहीं करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आसान है। जस्ट वेट, पानी पी लेते हैं। हाँ, इसके बाद बात करते हैं भाई, 23 कर ही लिया था, 24 बता ही दिया आपको मैंने, 25 भी हो गया। अब बात करते हैं 26। 26 देखिएगा जरा ध्यान सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ थीन बार मैग्नेट इज, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ थीन बार मैग्नेट इज, मान लो यहाँ पे ये वर्ड छूट गया, कैपिटल एम है। कह रहा है इफ इट इज बेंड इन अ सेमी सर्कुलर फॉर्म, सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दे तो कह रहा है न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा। एक पतले छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है कैपिटल एम, यदि इसे अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ दिया गया तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो पहले मान लो कंडीशन कुछ ऐसा रहा होगा, पहले कंडीशन कुछ ऐसा था, ये पतला वायर था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था कैपिटल एम, और हमें पता है कि एम इंटू क्या होता है एल, मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन। मान लो इसका लेंथ एल है और यहाँ पे प्लस एम है और यहाँ माइनस एम, एक तरीके से सही है, या माइनस एम प्लस एम एक तरफ लिख सकते हो। अब इसी को हमने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर वायर में ऐसे मोड़ दिया। अच्छा, यहाँ जो एल होता है ये फिर से एल इफेक्टिव है, याद रखना एल इफेक्टिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस एम मान लो और ये प्लस एम, तो इस बार एल इफेक्टिव क्या होगा, एल इफेक्टिव भाई इस बार हो जाएगा आपका एल इफेक्टिव, ये वाली लेंथ तुम्हारा एल इफेक्टिव हो जाएगा। तो एल इफेक्टिव ये हो गया, तो मैं अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं एम डैश तो क्या होगा एम इंटू एल इफेक्टिव कितना 2r, यहां से यहां तक क्या है 2r, लेकिन r तो हमें नहीं पता, तो r पता करेंगे। हमने इस लेंथ को सेमी सर्कल बनाया, इस लेंथ को अगर सेमी सर्कल बनाया तो लेंथ बिकम्स पाई आर, लेंथ बिकम्स क्या पाई आर, इसको मोड़ के ऐसे बना दिया तो इसका पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लेंथ में। तो r बिकम्स व्हाट l बाई पाई, तो r को यहां पर रख दो, m डैश इज इक्वल टू m इंटू 2 इंटू l बाई क्या पाई। अब ऐसा करो 2 को आगे ले लो, बाई पाई को आगे ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m इंटू एल, और m इंटू एल क्या है इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि m डैश जो है तुम्हारा 2 बाई पाई और इंटू m, या इसको मैं लिख सकता हूं 2m अपान पाई, यानी जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना हो जाएगा 2m अपान पाई, 2m अपान क्या हो जाएगा पाई। आई होप समझ आ रहा होगा ये बात तुम्हें, सही है। फिर से सुन लो क्या किया मैंने, ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को ऐसे घुमा दिया, तो पहले स्ट्रेट था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू एल हो जाएगा, m इंटू क्या एल, जहां एल क्या होता है एल इफेक्टिव, सही है, प्लस एम और माइनस एम, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना आ गया m इंटू एल। और इसी को मोड़ दिया हमने एक ऐसे सेमी सर्कल में, कैसा मोड़ दिया सेमी सर्कल में, तो m डैश कितना हो जाएगा m इंटू 2r, m इंटू क्या हो जाएगा 2r, तो m इंटू 2 इंटू एल बाई 2, तो 2 पाई ब्रैकेट में m इंटू एल, तो m डैश की वैल्यू 2 बाई पाई इंटू m हो जाएगा, तो m डैश इज इक्वल टू 2m अपान पाई हो जाएगा, और r की वैल्यू आपको निकाल लग गया एल बाई पाई। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आता ही है एग्जाम में, पक्का आता है, पक्का आता है भाई। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत लोग याद रख लेते हैं, अगर आंसर याद है तो आप देख के तुरंत मार्क कर देंगे 2m अपान पाई, 2m अपान पाई, बोर्ड में भी ऐसा सवाल लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, 26 हमने कंप्लीट कर लिया। 27 कह रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड, किसके लिए बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ध्यान दो भाई लो परमिबिलिटी नहीं, परमिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना फील्ड लाइंस को
जब आप ट्रांसफार्मर देखते हैं तो यहाँ फर्स्ट कॉइल होता है, यहाँ पे ऐसे कॉइल होता है और यहाँ भी एक ऐसे कॉइल होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉइल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सही ना, प्राथमिक कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम जो भी मटेरियल भरते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब ट्रांसफार्मर के अंदर भरते हैं तो उसकी परमेबिलिटी कम नहीं रखते हैं, परमेबिलिटी ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस आएगा और ज्यादा फील्ड लाइंस आएगा तो हीट जनरेट कम होगा और ज्यादा से अच्छे से पावर जनरेट होगा, इफिशियंसी ज्यादा अच्छी होगी ट्रांसफार्मर की। अगर लो परमेबिलिटी कर दिए तो ज्यादा हीट में ही चला जाएगा, ट्रांसफार्मर के हीट में चला जाएगा तो कुछ पावर ज्यादा आउटपुट में नहीं आएगा। तो लो परमेबिलिटी नहीं रखना है। हाई स्ट्रेसिस, स्ट्रेसिस का मतलब होता है एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। तो हाई स्ट्रेसिस रखने से कोई फायदा नहीं है, एनर्जी तो लॉस करना नहीं है। हाई परमेबिलिटी बिल्कुल सही एंड लो हिस्टेरेसिस बिल्कुल सही, यानी उच्च पारगम्यता रखना है और हिस्टेरेसिस हानि को क्या करना है, कम रखना है। यानी एनर्जी लॉस को कम रखना है, हाई परमेबिलिटी को ज्यादा रखना है, पारगम्यता को ज्यादा रखना है और हिस्टेरेसिस हानि यानी जिसमें ऊर्जा हानि होता है उसको क्या करना है, कम रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं जरा। ठीक है, ध्यान दो। हाँ, ये क्वेश्चन भी भाई जे मेन लेवल का है, समझना पड़ेगा भाई, जे लेवल का है इस वाले। कह रहा है अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is placed in a varying magnetic field perpendicular to the plane of the ring, यानी थीटा 90 डिग्री लेना है। ठीक है, सॉरी थीटा लेना है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। इफ द रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इज x, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरीज कर रहा है टाइम के साथ, वो कितना है, x है। कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपने ईएमएफ का डेफिनेशन पढ़ा होगा। ईएमएफ का डेफिनेशन क्या बोलता है, ईएमएफ का डेफिनेशन बोलता है ई डॉट डीएल ना, ई डॉट डीएल ये होता है तुम्हारा ईएमएफ। तो अगर मैं ई को क्या मान लूं थोड़ी देर के लिए, रिंग के हर एक पॉइंट पे ई क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ई, और रिंग है ना तो रिंग की वजह से ध्यान दो ये रिंग है, यहां बना देता हूं यहीं पे, जस्ट वेट, रिंग, ये रिंग हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो रिंग का रेडियस मान लो आर, तो ई डॉट डीएल हर एक पॉइंट पर ई डॉट डीएल निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर, यानी ईएमएफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना। और एक ईएमएफ निकालने का तरीका है ई बराबर डी फाई बाई डी टी, हाँ यहाँ माइनस भी होता है, माइनस आप लिख सकते हो, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ई बराबर माइनस फाई की वैल्यू कितनी होती है, बी ए कॉस थीटा, सही है, और डिवाइड बाई क्या, डी टी। तो बी तो चेंज हो रहा है, ए और कॉस थीटा को बाहर कर दो, तो ए और कॉस थीटा क्या कर दिया बाहर माइनस के साथ, और डी बी बाई क्या बन गया, डी टी। अच्छा यहाँ पे प्लेन जो है परपेंडिकुलर है तो उसका एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे होगा, प्लेन परपेंडिकुलर पे तो उसका एरिया वेक्टर कितने पे होगा, 0 डिग्री पे। ठीक, तो माइनस ए ये हो जाएगा और डीबी बाई डी टी कितना है, एक्स। तो ये दोनों इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों ईएमएफ का डेफिनेशन है। तो ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, ए एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू एरिया कितना हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई की वैल्यू हो जाएगी आर एक्स अपान कितना, 2 हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगा आर एक्स अपान कितना, 2, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बट ऐसा सवाल एग्जाम में तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन भाई थोड़ा लेंदी सवाल, 50 में से 10 के करीब ऐसे सवाल तो होंगे ही जो थोड़ा हार्ड होंगे, जिन्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ के देना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर आपको, आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कह रहा है अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट, 50 हर्ट्ज एसी करेंट ऑफ क्रेस्ट वैल्यू, क्रेस्ट का मतलब होता है पीक ना, जिसको बोलते हैं उच्चतम मान, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तार से 1 एम्पियर का शिखर मान 1 एम्पियर का शिखर मान, सॉरी, 50 हर्ट्ज एसी करंट ऑफ क्रेस्ट वैल्यू 1 एम्पियर फ्लोज, क्रेस्ट वैल्यू 1 एम्पियर है, थ्रू दी प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से गुजरता है।
if the mutual inductance between the primary and secondary coil is 0.5 Henry, the crest voltage induction induced in the secondary coil, यानी शिखर मान होगा, विभव का क्या मान होगा, शिखर मान। तो आई होप आपने ये पढ़ा होगा, E बराबर होता है आपका, अगर मुझे EMF निकालना है तो ये होता है M, या आप म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने ऐसे पढ़ा होगा, M इज इक्वल टू माइनस E डिवाइड बाई DI/dt। तो E इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, माइनस M DI/dt। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे करंट जो है, अगर मैं इसका एक चक्कर बनाऊं तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है भाई 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/f, यानी 1/50 हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/50। अगर टाइम पीरियड 1/50 है तो करंट क्या हुआ है, मैक्सिमम हो गया, कितने में, मैक्सिमम कितना हुआ है, 1 एम्पियर। कितना हुआ है, 1 एम्पियर। तो टाइम कितना लगा, यहां से यहां पूरा टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टोटल टाइम तो t है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा, t/4, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा t, यानी 1 एम्पियर पहुंचने में लगा है उसे कितना, t/4। तो बताओ टाइम टेकन कितना लगेगा, डेल्टा t कितना हो जाएगा, t/4 और t/4, t कितना है 1/50/4, यानी 1/200। ठीक। 1 से 0 आएगा, तो पहले कितना था भाई, 0 पॉइंट, इसका जो आपका पारस्परिक प्रेरकत्व है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो 0.5 हो गया। आई की वैल्यू 1 - 0 कितने सेकंड में हुआ है, 1/200, 1 बाई क्या 200, 200 को ऊपर ले लो, 0.5 इंटू 1 इंटू 200, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 वोल्ट। तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा भाई, सेकेंडरी कॉइल में 100 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर यहाँ तक। आई होप आपको आज की ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन काफी हार्ड थे, जिन्हें जेईई मेंस में पूछना चाहिए बट इसमें पूछ लिया गया, तो 2-3 क्वेश्चन हार्ड है, तो उन्हें थोड़ा डेप्थ लेवल में जाके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में बोर्ड से थोड़ा ऊपर उठ के आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप बोर्ड से थोड़ा बेहतर जान पाए और सीयूटी को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।